Hi everyone, welcome back to the channel Tanya Singh and today we are going to continue the end of bipolarity part 4th of the video जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं मिडल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान टॉपिक. This is a newly added topic into your syllabus, right? So we're gonna explore it out, right? And plus आपको मैं बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे. सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आप जो है लिंक पर क्लिक कीजिएगा, you'll get there. एंड सो लेट्स कंटिन्यू नाउ. सो लेट्स डू अबाउट अफगानिस्तान. क्योंकि हम मिडल ईस्ट क्राइसिस कर रहे हैं, अफगानिस्तान का क्राइसिस कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये अफगानिस्तान कंट्री जो है उसके बारे में जानें. तो अब देखिए पाकिस्तान से ऊपर ये रहा जो हाईलाइटेड पार्ट है, दिस एरिया इज़ नोन एज दी अफगानिस्तान. ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो चारों तरफ से आप देख सकते हो कि लैंड से घिरा हुआ है, एक भी सी नहीं है. प्लस हिंदू कुश हिल्स जो है वो अफगानिस्तान में है. एंड सदर्न पार्ट में आपको जो है अफगानिस्तान के डिजर्ट देखने को मिलेगा. ज़्यादा फर्टाइल अफगानिस्तान नहीं है. पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ 42% पाश्तून है, 27% तजिक है एंड कुछ पार्ट्स जो है उज़्बेकिस्तान एंड हज़ारा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. एंड अगर हम फाउंडर देखें अफगानिस्तान का तो कौन है? अहमद शाह अब्दाली. एक बाउंड्री लाइन जो है रहती है विच इज़ बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जो कि हिंदू कुश माउंटेन्स में है. इसको हम लोग बोलते हैं दुरंद रेखा. तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड करते हैं अफगानिस्तान क्राइसिस को. धीरे धीरे देखिएगा अफगानिस्तान का क्राइसिस कैसे बिल्डअप होता है और कैसे एंड होता है. अफगानिस्तान का क्राइसिस जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ था सौर रेवोल्यूशन, सोवियत इन्वेजन से. तो पहले पढ़ लेते हैं ये सौर रेवोल्यूशन क्या था. तो अफगानिस्तान में सौर रेवोल्यूशन आया जो है 1978 में, जब वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पावर में नहीं. यूएसएसआर कौन था? एक कम्युनिस्ट कंट्री था. मैंने क्या बताया था, क्या कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि बहुत सारी ऑनरशिप, लैंड ऑनरशिप वगैरह स्टेट के पास रहती है, एक ही पार्टी अलाउड होती है टू कंटेस्ट द इलेक्शन और काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग रहती है ना. तो उसी तरीके का एक रेवोल्यूशन आया. ठीक है, ये आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी. उसके थ्रू कम्युनिस्ट जो है बन गया अफगानिस्तान. नूर मोहम्मद तारकी की गवर्नमेंट आ गई. ठीक है, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे दाऊद खान, उसको हटाकर अब तारकी की गवर्नमेंट ने जो है ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स किए बहुत सारे. ठीक है, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स किए और एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, जो भी कम्युनिज्म में आता है वो सारे रिफॉर्म्स किए मॉडर्न वर्ल्ड की, जो कि बहुत ज़्यादा रेडिकल लगी लोगों को, कंजर्वेटिव लोगों को बहुत ज़्यादा रेडिकल लगी. एंड वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए अमंग द पीपल. लोग जो है दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद द रिफॉर्म्स. स्पेशली जो रूरल एरियाज़ है, जो ट्रेडिशनल रूढ़ीवादी जो लोग होते हैं, जो ट्रेडिशनलिज्म और कंजर्वेटिव लोग होते हैं, उन्हें ये सारी जो मॉडर्न रिफॉर्म्स हो रहे थे वो पसंद नहीं आ रहे थे. एंड ऑल्सो जो भी मतलब इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करता था, तो आपको पता ही है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि भाई ब्यूटली सारी काइंड ऑफ अपोजिशंस को सुप्रेस कर देती है कम्युनिस्ट. जितनी भी जहाँ पर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्रिटिसिज्म जो है अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो ज़्यादा नहीं ले पाती हैं, राइट. तो इसकी वजह से एंटी गवर्नमेंट आर्म्ड ग्रुप्स बनना चालू हो गए. जैसे ही मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स आए और गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में जो है ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, उससे जो है एंटी गवर्नमेंट कुछ ग्रुप्स बनने लगे. एंटी गवर्नमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है अमंग द सिविलियंस ग्रुप बनने लगे और वहाँ से कन्फ्लिक्ट जो है धीरे धीरे अब बनना चालू हो रहा है. ये आप एक स्टोरी सेशन की तरह मानिए और हम इसको एक स्टोरी फॉर्मेट में करेंगे. तो अब जो है गवर्नमेंट वो डिवाइड हो गई एंड फाइनली जो है तरक्की वॉज किल्ड बाय हफीजुल्लाह अमीन, जो कि हफीजुल्लाह अमीन ने तारकी को मार दिया एंड वो खुद जो है प्रेसिडेंट बन गया इसको हटाकर. अब आगे देखिए, जैसे ही सिचुएशन अफगानिस्तान की इतनी ज़्यादा बिगड़ गई तो वहाँ पर जो सोवियत यूनियन था, जो यूएसएसआर था, क्योंकि वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री था और वो एक कम्युनिस्ट जो है, आप समझिए यहाँ पर थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स खेली गई है, थोड़ा सा इसको समझना है. मैंने बताया था कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस एंड यूएसएसआर में. ठीक है, यूएसएसआर कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही थी एंड यूएस जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही थी. तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो कम्युनिज्म है, ये कम्युनिस्ट कंट्री गिर रही है. ये यूएसएसआर से ऑब्वियसली वांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज कम्युनिस्ट रही, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इंटरवीन करेंगे. ठीक है, तो उन्होंने जो है इसके अंदर इन्वेजन कर दिया. आर्मी जो है सोवियत की वो डिप्लॉय हो गई 24 दिसंबर 1979 से. ये जो इन्वेजन है पूरे 10 साल का है. 10 साल जो है सोवियत यूनियन की आर्मीज जो है वो अफगानिस्तान में रही और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हुए. आगे देखिए, तो उन्होंने एक्चुअली एक कूप रचा और आमीन को मरवा दिया. तो पहले आमीन ने ताराकी को मरवाया था, अब ताराकी ने अब आमीन को मार दिया यूएसएसआर ने, और उसकी जगह किसको बना दिया? बबराक कमल को प्रेसिडेंट बना दिया. क्योंकि करमल जो है वो एक्चुअली में सोवियत यूनियन का दोस्त था, तो वो चाहते थे कि उनकी फ्रेंडली गवर्नमेंट रहे ताकि जो है वो इजीली जो है सोवियत आर्मी जो है वो अफगानिस्तान में रह सके. अब ऐसा माना जा रहा है कि इसके अंदर जो है यूएस ने भी इंटरवीन करने की कोशिश की थी और अदर वेस्टर्न नेशंस ने भी जो है
ये यूएसएसआर को जो अफगानिस्तान से हटाने की कोशिश की थी। कैसे? एक वॉर अब जो है यूएसएसआर मेन हेड पे है और मुजाहिदीन कौन थे? देखिए, सोवियत यूनियन जो है वो, क्योंकि उन्होंने इन्वेड किया था तो सारी सिटीज़ एंड टाउन्स को तो सोवियत यूनियन ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन जो रूलर पार्ट थे, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से, जो मैंने बोला कि जो मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स के खिलाफ थे, उनको एक ग्रुप कंट्रोल कर रहा था अमंग द सिटीजन्स ओनली, और उस ग्रुप का नाम था मुजाहिदीन। ठीक है, अब क्योंकि जो भी रिफॉर्म्स हो रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि इट इज़ अगेंस्ट देयर ट्रेडिशंस और वो मतलब जिहादिस्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी अर्बन एरियाज में तो सोवियत आर्मी थी, लेकिन रूरल एरियाज में कौन वर्क कर रहा था? मुजाहिदीन वर्क कर रहा था। अब मुजाहिदीन को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएसए। ऐसा माना जाता है कि जो है मुजाहिदीन को आर्म्स प्रोवाइड करना और टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड कर रहा था? वेस्टर्न नेशंस और यूएस प्रोवाइड कर रहे थे। तो एक वॉर लड़ा गया दोनों में, मुजाहिदीन में और यूएसएसआर में, जो कि एक्चुअली यूएसएसआर ने ये प्लान किया था कि वो 6 आध साल रहेगा, लेकिन वो वहाँ पर 10 साल रहा और 10 साल यूएसएसआर का रहना बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रूव हुआ उन्हें। तभी हम लोग बोलते हैं ना, हमने पिछली बार डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर में किया था ना, अफगानिस्तान में वन ऑफ द ड्रॉबैक हमने ये पढ़ा था कि एक तो उनके सारे पैसे जो है मिलिट्री में जा रहे थे, ऊपर से उन्होंने अफगान को इन्वेड कर दिया 10 साल तक, उसमें भी उनके बहुत सारे पैसे चले गए। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ यूएसए, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये जो है मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, उन्हें जो है आर्म्स और ट्रेनिंग, हथियार वगैरह दिलाना, ये सब यूएसए कर रही थी। अब आप मुझे बताइए यूएसए का क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि देखिए, यूएसएसआर वर्सेस यूएस था, तो यूएसएसआर एक कंट्री में आगे बढ़े यूएसए से देखा नहीं जाएगा, इसलिए यूएसए ने मुजाहिदीन को और ज़्यादा प्रमोट करना चालू किया। एंड सोवियट्स ने एक्चुअली में पॉलिसी ट्राई की कि सारे रूरल एरिया से जो है मुजाहिदीन को भगाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे लैंड माइंस और इंपॉर्टेंट इरिगेशन सिस्टम्स जो हैं, जो कि यूएसएसआर ने बनाए थे एज अ मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म, मुजाहिदीन ने उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज जो हैं वो कंट्री से बाहर निकलकर पाकिस्तान, ईरान जैसी कंट्रीज में जाने लगे, कुछ इंडिया भी आए, राइट। तो ये वॉर जो है एक लड़ा गया मुजाहिदीन वर्सेस यूएसएसआर में। ये भी एक अपने आप में अफगानिस्तान क्राइसिस का ही पार्ट है। ऑलमोस्ट सोवियत अफगान वॉर में 20 लाख अफगान सिविलियंस की डेथ हो गई यूएसएसआर और मुजाहिदीन की लड़ाई के चक्कर में, राइट। उसके बाद फाइनली जो है 1987 में जब मिखाइल गोर्बाचेव बनते हैं, 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव बने थे प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, एंड देन मिखाइल गोर्बाचेव ने आकर अपने रिफॉर्म्स किए थे। हम सब जानते हैं, दोस्त हु हैव नॉट सीन द प्रीवियस पार्ट, आप जब प्रीवियस पार्ट देखेंगे ना तभी आप सिंक में चल पाएंगे। अगर आपने बीच में से देख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने 1987 में अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू विड्रॉ इट, एंड फाइनली जो है सारी ट्रूप्स बाय 15 फरवरी 1989 वो रिमूव आउट हो गए। अब जो है कौन बच गया था? अब अफगानिस्तान की जो करमल की गवर्नमेंट जो यूएसएसआर ने बना के गई थी, और मुजाहिदीन रह गए थे। अब यही दोनों आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, सो ये इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, मुजाहिदीन कंजर्वेटिव थी। फाइनली जो है मुजाहिदीन ने पूरे काबुल का कंट्रोल ले लिया 1992 में। लेकिन मुजाहिदीन के अंदर इंटरनली बहुत सारे ग्रुप्स थे, एंड उन ग्रुप्स में जो है एग्रीमेंट नहीं हो पाई ऑन द पावर शेयरिंग। वही कहते हैं ना कि किसी भी, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गिर रही है तो उसके पीछे आउटसाइड पावर से ज़्यादा उनकी इनर पावर रहती है। जैसे हमने सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन भी किया था, हमने क्या किया था, उनकी खुद की ही मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ खुद के ही लीडर्स अगेंस्ट हो गए थे, है ना। यही किया हमने। यूएसएसआर की हेजमनी के, हमने यूएस की हेजमनी के हमने रिस्ट्रिक्शंस पड़े थे, उनकी खुद की डोमेस्टिक कल्चर वाज द रीजन। उसी तरीके से जो मुजाहिदीन जो है जीत कर भी वो हार गया, क्योंकि उसके इंटरनल क्राइसिस हो गए, और एक सिविल वॉर जो है कंट्री में, ब्लडी सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया, उसमें भी बहुत सारे लोग मरे। तो दिस वाज आल्सो अफगानिस्तान क्राइसिस का पार्ट। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, तालिबान एंड टेररिज्म। अब क्या होता है कि 1994 में एक ग्रुप है जो कि स्टूडेंट्स ग्रुप था, ठीक है, जो कि सिटी ऑफ कंदेहर को कंट्रोल कर लेता है और एक कैंपेन स्टार्ट कर देता है कंट्री में पावर को लेने की, और उस ग्रुप का नाम है तालिबान, जिसका नाम आप सुनते होंगे। ठीक है, एक्चुअली में जो तालिबान ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, वो शहरिया लॉ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और जो स्पेशली सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लोग वुमेन और एजुकेशन पे लगाते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ था, पहले की गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दी वुमेन्स को, एजुकेशन प्रोवाइड किया, एम्प्लॉयमेंट की दी। लेकिन अब तालिबान के आते ही गर्ल्स को स्कूल्स में अलाउड नहीं है। गर्ल्स को एजुकेशन अकॉर्डिंग टू तालिबान जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स को स्कूल वगैरह अलाउड नहीं है, वुमेन्स को काम करना अलाउड नहीं है। स्पेशली वुमेन एंड गर्ल्स पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, राइट। ऑल्सो तालिबान के अंदर उस रूल में बहुत सारी टेररिज्म को अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत सारा टेररिज्म जो है वो ग्रो किया तालिबान की रेजाइम में। 5 ईयर्स के लिए थी वो, 1996 से 2001 तक दे हैव रूल्ड
कब से कब तक, 1996 से 2001 तक दे हैव रूल्ड। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने बताया कि टेररिज्म बहुत ज़्यादा ग्रो गया और वुमेन एंड गर्ल्स पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो फॉलो होगी। इवन तालिबानी पीपल में के लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो आप डांस एंड म्यूजिक इज़ फॉर बिबिडन, कोई भी पर्सन डांस इवन म्यूजिक नहीं कर सकता। तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस प्लस उस पर टेररिज्म ग्रो करा। 1998 में जो है यूएस एम्बेसीज थी केन्या और टेंजानिया में, उनको अटैक करवाया गया और इनके अटैक के पीछे एक टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, जिनके हेड आपने सुना होगा उसामा बिन लादेन का नाम, राइट। तो वो थे एंड यूएस ने फिर ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चालू किया था अगेंस्ट अल कायदा और उसमें भी बहुत सारी मिसाइल्स और अफगानिस्तान पे अटैक हुए थे। इसके बाद जो 9/11 अटैक है जो कि इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस सबसे बड़ा टेरर अटैक माना जाता है, जिसके अंदर एक्चुअली में शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि 4 एरोप्लेन्स जा रही थी, 4 एरोप्लेन्स जो है वो हाईजैक कर ली गई थी ऑफ द यूएस बाय द तालिबानी अल कायदा ग्रुप, ओनली द सेम ग्रुप, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि जैक कर जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स को जो के अंदर ही प्लेन को उड़ा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए। जैसे कि पेंटागन बिल्डिंग के अंदर उन्होंने डाला था एक वर्ल्ड ट्रेड और सेंटर जो है उसकी बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग्स नॉर्थ एंड साउथ दोनों में उन्होंने जो है प्लेन्स को क्रैश किया था। प्लस उन्होंने एक जो है वो क्रैश करवाया था, जिसको हम लोग कैपिटोल बिल्डिंग कहते हैं, वो वाली बिल्डिंग। इन चारों बिल्डिंग्स में प्लेन क्रैश करवाए जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 3000 पीपल की डेथ हो गई थी यूएसए में, जो कि बहुत ही बड़ा था। उसके बाद यूएसए ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया था एंड उससे तालिबान गवर्नमेंट जो थी 2001 में वो अफगानिस्तान से नीचे गिर गई और वहाँ पर जो है अब यूएस की आर्मी रहती है और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उन्होंने की। एंड जब से अब यूएस में जब भी आर्मी प्रेजेंट थी यूएस की, तो टेररिज्म भी बहुत कम हुआ था, राइट। सो बट स्टिल कई कई जगहों पे अभी भी अफगानिस्तानी एंड तालिबान के लोग रहते थे। एंड अभी जैसा कि आपको पता होगा, दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस बट आप न्यूज़ में देखते होंगे कि फरवरी 2021 से अफगानिस्तान को अब कौन कंट्रोल कर रहा है, तालिबान कंट्रोल कर रहा है। फिर से वही रेस्ट्रिक्शंस वुमेन पर और उनके एजुकेशन पर फिर से जो है वही कंडीशंस चल रही हैं, बिकॉज यूएस आर्मी ने फरवरी 2021 में जो है वहाँ से विड्रॉ कर लिया है एंड अब 2021 से जो है वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट है। सो दिस इज़ अ करंट इवेंट, बट वो उस टाइम का अफगानिस्तान का क्राइसिस था। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा क्राइसिस समझ में आया होगा एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।